बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस पेपर का गेस क्वेश्चन लेकर आपके बीच आया हूं। और ये मैंने खुद से तैयार किए हैं। साइंस पेपर के गेस क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। इसको ध्यान से देखेंगे और हूबहू ये क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में ना भी पूछे तो इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बना रहेगा। इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और एक एक क्वेश्चन पर बारीकी से गौर करते चलिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन 2022 के एनुअल एग्जाम के लिए, यानी मैट्रिक परीक्षा जो अब आप देने वाले हैं वो 2022 में ही होगा। 21 तो समाप्त होने वाला है। ये साइंस है और साइंस आपका क्या होता है, कंपलसरी है। ठीक है, अनिवार्य विषय है आपका। इसके बाद कुछ ये पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। आप जानते हैं कि यदि खंड ओ यानी सेक्शन ए में जाते हैं तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उसकी कुल संख्या 80 होगी, लेकिन उसमें से 40 प्रश्नों के सही सही उत्तर आपको देने होते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर 80 क्वेश्चन सेट किए हैं और मैं आपको बताने जाऊंगा 80 के 80 प्रश्नों के सही सही उत्तर। जब आप मुख्य परीक्षा का एग्जाम देंगे तो वहां पर 40 के ही जवाब देने हैं आपको। 80 में से जो आप जवाब नहीं जानते हैं उसको छोड़ देंगे। तो यहां पर हम आपको करवाते हैं एक एक करके सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प ए है जड़, विकल्प बी है पुष्प, विकल्प सी है तना, विकल्प डी है फल। तो आपका सही उत्तर हो जाता है पुष्प में, यानी कि पौधे का जो जनन अंग है कहाँ होता है, उसके फूल में होता है, पुष्प में होता है। उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, ये जवाब आपको देने हैं। 4 विकल्प है आपके पास। ए जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। अच्छा, ये आपका विकल्प था इस टाइप का, तो ये आपका विकल्प डी यहाँ पर हरे पौधों में सही हो जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसके लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। जल से, ग्लूकोज से, कार्बन डाइऑक्साइड से या डिक्टियोसोम से। तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाता है जल से। विकल्प ए आपका यहां पर सही हो जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। और अगला चौथा प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्रश्न को बारीकी से सुने। अगला प्रश्न है आपका, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां जो है, इसके लिए 4 विकल्प पहले देख लीजिए। यकृत में, दूसरा है अमाशय में, सी है अग्न्याशय में और डी है मुंह में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमाशय में, यानी जठर ग्रंथि जो है आपके अमाशय में, यानी पेट को अमाशय बोलते हैं। अमाशय की आंतरिक दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है और इस जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है और इस जठर रस की जो प्रकृति है वो अम्लीय होता है। ठीक है, इसी से HCl स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक और भी पाचन रस स्रावित होता है, उसका नाम है रेनिन, जो दूध के पाचन में सहायक होता है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। तो इसका जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, अमाशय में। उसके बाद आइए 5वें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 5वां प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? आपका ऑप्शन है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में। मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वह कोशिका द्रव में संपन्न होती है, जबकि एक और क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस है। इसमें क्या होता है कि फाइनली एक क्या बोलते हैं उसको, पायरुविक एसिड का स्राव होता है और एक होता है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दोनों बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 5 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है आपका कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल आपके किस प्रकार के श्वसन से बनता है? विकल्प है वायवीय, विकल्प बी है अवायवीय, विकल्प सी है ए एवं बी दोनों और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाता है अवायवीय श्वसन से
एथेल अल्कोहल बनता है। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? विकल्प ए एड्रिनल, विकल्प बी प्यूटेटरी, विकल्प सी है मेडुला और विकल्प डी है थायराइड। तो आपका जवाब हो जाता है, यहां पर मैं फिर से प्रश्न पढ़ देता हूं, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? विकल्प ए एड्रिनल, विकल्प बी पिट्यूटरी, विकल्प सी मेडुला, विकल्प डी थायराइड। तो इसका सही जवाब हो जाता है पिट्यूटरी, यानी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। ठीक है, आइए अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भाग से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? विकल्प ए विसरण, विकल्प बी वाष्पोत्सर्जन, विकल्प सी परासरण, विकल्प डी निषेचन। तो इसका सही जवाब हो जाता है वाष्पोत्सर्जन। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, यानी पौधे के वायवीय भाग से जो जल का ह्रास होता है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला 9वां प्रश्न में हम लोग जाते हैं। घेंघा रोग पनपता है, यानी घेंघा रोग जो होता है वह कैसे होता है? तो आपका पहला ऑप्शन हो जाता है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से और मोटापा से। किस कारण से घेंघा रोग हो जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प सी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला 10वां प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? विकल्प ए प्लाज्मा, विकल्प बी लिम्फ, विकल्प सी सीरम और विकल्प डी सफेद रक्त कणिकाएं। तो आपका सही जवाब हो जाता है रक्त प्लाज्मा, इसको बोलते हैं। हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है उसको रक्त प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। अगला 11 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? विकल्प ए है स्टेथोस्कोप, विकल्प बी है अमीटर, विकल्प सी है लैक्टोमीटर, विकल्प डी है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाता है। स्टेथोस्कोप कहते हैं जो आला आप लोग जानते होंगे, अक्सर छाती में लगाकर कान में इस तरह से लगाकर सुना जाता है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। हम लोग गांव में या फिर बोलचाल की भाषा में इसको आला बोलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विकल्प ए जंतु में, विकल्प बी पौधे में, विकल्प सी पौधे और जंतु दोनों में, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे में पाई जाती है। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? विकल्प ए ऊंट में, विकल्प बी घोड़ा में, विकल्प सी तिलचट्टा में, विकल्प डी मानव में। तो यहां पर आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो विकल्प की छटनी हो जाएगी, यानी ऊंट, घोड़ा और मानव ये सभी बड़े जंतु हैं। ठीक है, तो इसमें खुला परिसंचरण तंत्र तीनों एक ही प्रकार के मतलब रक्त परिसंचरण में है। तिलचट्टा छोटा जीव हो जाता है, तो यह विकल्प आप ले सकते हैं यदि आप छटनी करना चाहें अपना गैस दिमाग लगाकर। तो सही जवाब हो जाता है विकल्प से तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रक्त क्या है? विकल्प ए पदार्थ, विकल्प बी उत्तक, विकल्प सी कोशिका और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी उत्तक। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? विकल्प ए ल्यूकोप्लास्ट, विकल्प बी क्लोरोप्लास्ट, विकल्प सी यूरोक्रोम और विकल्प डी क्रोमोप्लास्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प सी यूरोक्रोम। आप जानते हैं मूत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं, नहीं? तो यूरिन से यूरोक्रोम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मूत्र में जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है
निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब है जो जल में भी रह सकता है और सूखे में यानी जल के बाहर भी रह सकता है। विकल्प ए है हाथी, विकल्प बी है गाय, विकल्प सी है कुत्ता, विकल्प डी है केंचुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी विकल्प की छटनी करने लायक प्रश्न है। हाथी, गाय, कुत्ता, ये सब आप देख रहे हैं कि बाहर में रहता है, सूखे में रहता है, और केंचुआ पानी में और सूखे में दोनों जगह रह सकता है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यानी रक्त में यूरिया जो है किस अंग से प्रवेश कर जाता है? अच्छा, यहाँ पर मैं यह भी बताऊंगा कि कहाँ से रक्त से क्या होता है, यूरिया को फिल्टर कर लिया जाता है, छांक लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। विकल्प पहला है आपका वृक्क से यानी किडनी से, विकल्प बी है फेफड़ा से, विकल्प सी है यकृत से यानी हार्ट से, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाता है यकृत से। यानी यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है, और वृक्क यानी किडनी से जाकर के क्या होता है, उसको फिल्टर कर लिया जाता है, छांक लिया जाता है। और मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में यदि कुछ पाया जाता है तो वो क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। यह यूरिया कहाँ से आया? तो मूत्र जो है ब्लड से वाटर को फिल्टर जब किया जाता है, छांक कर अलग कर लिया जाता है, ये काम अलग करने का काम किडनी के द्वारा किया जाता है, वृक्क के द्वारा किया जाता है। तो वृक्क छटनी करता है और मिक्स कहाँ पर होता है? यकृत में। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है आपका। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या हो जाता है? तो डीडीटी हो जाता है। ठीक है, जैव आवर्धन होता क्या है? ये एक प्रकार का यूं कहें कि विषैला पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जब आप पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे आप पारिस्थितिकी, तो फिर वहाँ पर आपको ये मिलेगा। आइए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं जो है यह भूमिगत जल का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राकृतिक चुनाव, इसको डार्विन, अच्छा मैं डायरेक्ट आंसर आपको बोल दिया। अच्छा कोई बात नहीं, इस बार आप डायरेक्ट आंसर ले लीजिए। प्राकृतिक चुनाव जैसे भी नेचुरल सिलेक्शन की बात आएगी, देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है नेचुरल सिलेक्शन की बात आएगी, तो इसका सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, इसमें जीवों के विकास के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर हो जाता है 22 यानी 22, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? विकल्प ए उपभोक्ता, विकल्प बी अपघटक, विकल्प सी उत्पादक, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प सी, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद विकल्प आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है, अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, ये आपको जवाब देना है। विकल्प ए है LH, ये हार्मोन का नाम है। विकल्प बी एस्ट्रोजन, ये भी हार्मोन का नाम है। विकल्प सी FSH, और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाता है LH। LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के कारण क्या होता है? अंडोत्सर्ग काफ़ी जल्दी या तेजी से हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है आपका यहाँ पर, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये आहार नाल का एक हिस्सा है लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर चारों विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है अंडाशय में, विकल्प बी है अमाशय में, विकल्प सी है अग्न्याशय में, और विकल्प डी है वृक्क यानी किडनी में। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प सी अग्न्याशय में। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं आहार नाल के अग्न्याशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण संश्लेषण में निम्नलिखित में से यानी 4 विकल्प में से किसका होना बहुत जरूरी है? तो आपको यहाँ पर जवाब देना है। चारों विकल्प इससे पहले सुन लेते हैं। नंबर पहला है और आयरन, बी है मैग्नीज, सी है क्लोरीन, और विकल्प डी है आयोडीन।
तो यहाँ पर किसका होना जरूरी है? तो आपका विकल्प डी जो है आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। यानी आप पहले भी इस बात को पढ़ चुके थे, थायरोक्सिन जो होता है वह थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, और थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो वही थायराइड ग्लैंड का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण घेघा या गलगंट या ग्वाइटर, तीनों एक ही डिजीज का 3 अलग अलग नाम है, ये हो जाता है। यानी कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेघा। तो वहीं आयोडीन यहाँ पर थायरोक्सिन स्राव जो है थायराइड ग्लैंड से ही होता है। सभी एक ही बात से रिलेटेड है, विकल्प डी आपका सही हुआ। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निस्सल कणिकाएं पाई जाती है। तो निस्सल कणिकाएं जो है NISSL निस्ल ऐसे पढ़ते हैं इसको। निस्ल कणिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है? तो न्यूरॉन सेल्स। अच्छा, फिर से उत्तर में जो मुझे पहले आ गया, तो न्यूरॉन सेल्स जो होता है ये तंत्रिका कोशिका इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी आकृति आप लोग इस प्रकार से देखे होंगे बुक में, इस प्रकार से। तो ये आकृति है न्यूरॉन सेल्स की। ये आपका इसी में पाया जाता है निस्सल कणिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर कहता है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? विकल्प ए है 1.5 से लेकर के 2 kg तक, आधा kg से लेकर 1.5 kg तक। विकल्प सी कहता है 1.2 से 1.4 kg, और विकल्प डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर सही हो जाता है विकल्प सी 1.2 से लेकर के 1.4 kg तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहना है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अच्छा देखिए, किसी भी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बने वह उल्टा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक बनेगा। ये दोनों याद रखिएगा। किस विकल्प में? आपका विकल्प डी में। फिर मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कुछ बीच में आंसर दिमाग में आ जाता है, व्याख्या करने का दिमाग में आ जाता है, तो मैं बोल देता हूँ। आगे आइए, आप जल्दी से दिमाग लगा दिया कीजिए कि कौन सा विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 29। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो विकल्प ए है आपका उत्तल दर्पण, विकल्प बी है अवतल दर्पण, विकल्प सी है अवतल लेंस, विकल्प डी है उत्तल लेंस। तो आपको बताना है कि कौन प्रयुक्त होता है साइड मिरर के रूप में। आप जानते हैं कि किसी भी गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, पीछे देखने के लिए। अगला हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस का आकार इस प्रकार से होता है और उत्तल लेंस का आकार आपका इस टाइप से होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा, सीधा और बड़ा। जबकि उत्तल, अच्छा मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, अवतल लेंस के द्वारा क्या होगा कि सीधा तो बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, ठीक है। तो इनमें अच्छा सभी सही है, आभासी भी है, छोटा भी है, इनमें सभी। आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए 30 का हो गया आंसर, विकल्प डी, इनमें सभी। यानी अवतल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा भी बनेगा। आइए आगे प्रश्न हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो विकल्प ए है जूल, विकल्प बी है जूल प्रति सेकंड, विकल्प सी है जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, और विकल्प डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक होता है जूल। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? विकल्प ए अपवर्तन, विकल्प बी प्रकीर्णन, विकल्प सी परावर्तन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाता है आकाश का नीला रंग का होना प्रकीर्णन का उदाहरण है। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ये उत्तर आपको मन में तुरंत आ जाना चाहिए। विकल्प ए है 25 मीटर, विकल्प बी है 2.5 सेंटीमीटर, विकल्प सी है 25 सेंटीमीटर और विकल्प डी है 2.5 मीटर। तो आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प सी 25 सेंटीमीटर। नहीं,
स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगला हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। किस उत्तल लेंस का फोकसांतर, मतलब किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। आप जानते हैं लेंस की क्षमता D बराबर होता है 1/f, और उत्तल लेंस रहे कि अवतल लेंस रहे, फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं, और मीटर में ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसका मीटर में हम लोग उसको नोट करते हैं। तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 50/100, और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो हम लोग 100/50 कर देंगे, माइनस लगा रहेगा, यानी विकल्प सी आपका क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रिज्म जो है वह त्रिकोणा होता है, ठीक है, लेकिन दोनों साइड से भी सतह होता है, यानी 3 सतह हो गया त्रिकोण वाला, और दोनों साइड से भी 2 सतह हो गया, यानी कुल मिलाकर किसमें 5 सतहें होती है। अगला हो जाता है विकल्प नहीं, प्रश्न संख्या 36। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो है इसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प डी में है पक्षमाभि पेशियों। अच्छा, मैं 4 विकल्प बोलने के लिए भूल जा रहा हूँ, अगले प्रश्न से 4 विकल्प बोलूँगा और आप तुरंत दिमाग लगाइएगा कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। इसका अंग्रेजी हो गया पक्षमाभि कोशिकाओं द्वारा, यानी सिलियरी मसल्स के द्वारा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिलियरी मसल्स। अगला प्रश्न 37 है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आप तुरंत सोचिएगा, मैं विकल्प बोल रहा हूँ। विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3 और विकल्प डी 4। तो आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। मन में दोहराइएगा कि दोनों नियम क्या कहता है। अगला प्रश्न हो जाता है 38, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है। तो विकल्प ए कहता है उत्तल लेंस, विकल्प बी कहता है अवतल लेंस, विकल्प सी कहता है उत्तल दर्पण, विकल्प डी कहता है अवतल दर्पण। तो आपका सही जवाब हो जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पर 39 में हम लोग देखेंगे। 39 क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप तुरंत मुझे सोचकर कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी 38 नहीं 39। तो पहला विकल्प है ए फोकस से, दूसरा विकल्प है वक्रता केंद्र से, तीसरा विकल्प है ध्रुव से, और चौथा विकल्प है इनमें से मतलब इनमें किसी से नहीं। तो यहाँ पर कहा है क्या कि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है। मैं एक अवतल दर्पण यहीं खींच देता हूँ और यहाँ से एक सीधी रेखा में, यही मान लिया कि यहाँ पर क्या 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पर एफ है। तो जो किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा, नहीं। तो ये विकल्प बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। 39 का आंसर बी हो गया। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या होगा, यदि किसी एक प्रिज्म से एक वर्णी का मतलब हुआ एक रंग का, वर्ण मतलब रंग होता है, एक वर्णी मतलब एक ही रंग से किरण गुजरे तो इसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक ही रंग का रहेगा तो वर्ण विक्षेपण कैसे होगा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब किसी प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है, अलग अलग रंगों में टूट जाता है। लेकिन जब एक ही प्रकाश को गुजारेंगे, एक ही कलर के प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा, उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। विकल्प बी सही जवाब हो जाता है आपका। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग आधा पार कर चुके हैं। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो पवन यानी हवा से चलने वाला जो विद्युत जनित्र है, जिसको पवन चक्की आप लोग कहते हैं,
उसमें कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है? उच्च दाब की हवा करती है, स्थिर हवा करती है, गतिमान हवा करती है, या इनमें से कोई नहीं? कौन करता है? आपको जल्दी से कमेंट करके जवाब देना है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, गतिमान हवा जो है वो। अच्छा, जनित्र का हिंदी में, अंग्रेजी में मीनिंग आप खूब अच्छा से जानते हैं। जनित्र बोलते हैं जनरेटर को, ठीक है। जनित्र किसको बोलते हैं? जनरेटर को बोलते हैं। तो विद्युत जनित्र जो है, विद्युत वाला जनरेटर जो है, उसकी कुंडली को घुमाने का कौन करता है? गतिमान हवा करती है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 42 जो है, ये कहता है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। विकल्प ए है ऋणात्मक, विकल्प बी है धनात्मक, विकल्प सी है कभी कभी धनात्मक, और विकल्प डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? आपका सही जवाब हो जाता है ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल लेंस, आप अवतल लेंस को देखे होंगे, इस प्रकार का होता है अवतल लेंस, ठीक है। और इसकी शक्ति जो होता है, इसकी पावर जो होता है वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अवतल लेंस का पावर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आप चश्मे के बारे में जब पढ़ते होंगे तो उस समय आपको पता चला होगा कि अवतल लेंस का पावर जो है ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस का पावर धनात्मक होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हो जाता है 43। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर और हीरा। तो आप जानते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। विकल्प बी आपका 43 का सही हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 44। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? आप जानते हैं अवतल और उत्तर दोनों गोलीय दर्पण में क्या होता है? वक्रता त्रिज्या जो होता है उसकी आधी हो जाती है फोकस दूरी। तो 1 मीटर का आधा कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। मैं चारों विकल्प फिर से बोलना भूल गया हूँ, आगे बार से चारों विकल्प बोलूंगा, आप मन ही मन दोहराइएगा कि सही आंसर कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 46। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति अभी मैंने पीछे बताया था, जब पवन चक्की की बात हुई थी वहां पर मैंने कहा था कि जनित्र को जनरेटर कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए विकल्प ए में आपका जनित्र आ गया। यहाँ पर ऐसा मुझे जैसे मैं प्रश्न देखता हूं तो उसका व्याख्या करने का मन मेरा करने लगता है, और व्याख्या कर देता हूं, आंसर निकल जाता है, मैं ऑप्शन बोलना भूल जाता हूं। अगली बार मैं ऑप्शन बोलूंगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए अगली बार आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। पहला विकल्प है पवन ऊर्जा, दूसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, तीसरा विकल्प है कोयला और चौथा विकल्प है बायोगैस। तो परंपरागत स्रोत जो है ऊर्जा का वो कोयला है, यानी 47 का विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 48। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? आप सोचिए कि कांच की एक मोटी पट्टी है, इस प्रकार से चौकोर कांच समझिए, या कांच का एक इतना मोटा क्या है कि प्लाई जो होता है ना, प्लाईवुड, उसी प्रकार से क्या है कि कांच का एक कहिए कि पट्टी है, एक चादर है, इतनी मोटी है। अब इस पर यदि प्रकाश की किरणें आओगी तो यहाँ से थोड़ा विक्षेपित होगा, फिर यहाँ से विक्षेपित होगा। तो विक्षेपित तो होगा, कह रहा है कि अपवर्तन के साथ जो है घटित होगा। तो विक्षेपित होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन दर्पण में होता है, ठीक ना, पारदर्शक सतह में परावर्तन नहीं हो जाता होता है, ये हट गया। विचलन होगा, तो विचलन भी यहाँ पर नहीं होगा। तो आपका विक्षेपण जो है सही, वर्ण विक्षेपण। अच्छा एक मिनट, आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर ए, विचलन होगा, ठीक है। विक्षेपण क्या होता है? वर्ण का विक्षेपण होता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 48 का ए। अगला प्रश्न है 49। 49 क्या कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। विकल्प ए है 220 वोल्ट
दिष्ट धारा, विकल्प बी है 12 वोल्ट दिष्ट धारा, विकल्प सी है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा और विकल्प डी है 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो आप जानिए कि दिष्ट धारा को डीसी बोलते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोलते हैं। यानी आपके घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो 39 का विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न 50 पर आ जाते हैं। 50 नंबर प्रश्न है जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है। तो जिंक की परमाणु संख्या जो है, जिंक को जस्ता बोलते हैं, इसका संकेत होता है Zn, इसकी परमाणु संख्या 30 होता है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 51। 51 में है धोबिया सोडा यानी धोबन सोडा, कपड़ा धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका विकल्प ए हो जाता है Na2CO3 × 10H2O, विकल्प बी है Na2CO3 × 7H2O, विकल्प सी है Na2CO3 × 5H2O और विकल्प डी है Na2CO3 × H2O। तो आपका विकल्प ए जो है सही हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। धोबन सोडा या धोबिया सोडा दोनों एक ही बात हुआ। बहुत जगह आपको धोबन सोडा लिखा हुआ रहेगा या कपड़ा धोने के सोडा, तो सबका मीनिंग एक ही हुआ। चलिए अगला प्रश्न हो जाता है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, यानी सबसे अच्छा क्षारक का आपको नाम बताना है कि सबसे अच्छा क्षार इसमें से कौन है। तो विकल्प ए है MgOH होल्टवाइस, विकल्प बी है NH4OH, विकल्प सी है NaOH और विकल्प डी है CuOH होल्टवाइस। तो आपका सही जवाब हो जाता है 52 का विकल्प नंबर सी यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 53 हो जाता है। 53 का कहना है कि हेमाटाइट जो है निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट के बारे में तो आप बहुत पढ़े होंगे। विकल्प ए है जिंक यानी Zn, विकल्प बी है लोहा, विकल्प सी है कॉपर, विकल्प डी है Au यानी चांदी। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हेमाटाइट लोहे का अयस्क है, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न 54 नंबर पर आते हैं। लिखा हुआ है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। विकल्प ए है द्रवण विधि, विकल्प बी है हाथ से चुनकर, विकल्प सी है निस्तापन के द्वारा और विकल्प डी है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। तो 54 का मतलब हुआ आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण है वह फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि अभिक्रिया 2Zn + O2 = 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। विकल्प ए है अपचयन, विकल्प बी है विस्थापन, विकल्प सी है उदासीनीकरण, विकल्प डी है अपघटन। ये वास्तविक में अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया है, लेकिन इस प्रकार का विकल्प नहीं है, इसलिए आपको विकल्प ए यहाँ पर लेना पड़ेगा। उपचयन प्रक्रिया यानी ऑक्सीडो रिडक्शन इसको अभिक्रिया बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अपचयन उपचयन प्रक्रिया। तो विकल्प ए यहाँ पर इस आधार पर सही हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 56। बहुत इजी प्रश्न इसको बोलते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। विकल्प ए है C2H5OH, विकल्प बी है C6H12O6, विकल्प सी है H2SO4, विकल्प डी है C5H15 और N7। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाता है C6H12O6 यानी 56 का बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। मैं पढ़ रहा हूं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विकल्प ए विलेय होता है, विकल्प बी अविलेय होता है, विकल्प सी आयनित होता है और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है।
विकल्प सी आपका 57 का सही जवाब हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 58, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो लिथियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो आप जानिए सबसे पहले कि लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम और तीसरा है लिथियम, यानी मात्र 3 जिसकी परमाणु संख्या है, तो उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहां पर लिखते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। लिखा हुआ है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो विकल्प ए है क्लोरीन, विकल्प बी है हाइड्रोजन, विकल्प सी है हीलियम, विकल्प डी है सोडियम, Na फॉर सोडियम। तो आपको यहाँ पर सही जवाब लेना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, शून्य समूह में जो है कुल 6 आपका एलिमेंट है। तो 6 में क्या क्या है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी में हीलियम है, ये आपका अक्रिय गैस है, शून्य समूह में रखा गया है। 59 का विकल्प सी सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। हम लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है। बने रहिए चैनल के साथ, और आपको इतने अच्छे से हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, आगे और सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। सब्जेक्टिव आपका अभी क्वेश्चन दे देंगे, आप आंसर राइटिंग करके रखिएगा। आपकी यदि इच्छा हो तो मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप फोटो खींच कर भेजिएगा, हम उसका उत्तर आपका चेक करके बताएंगे कि आप कितना अच्छा लिखे हैं। ठीक है, आइए फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नांकित में सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? विकल्प ए फ्लोरीन, विकल्प बी पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, विकल्प सी आई फॉर आयोडीन हो गया, और विकल्प डी Na फॉर सोडियम हो गया। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प ए फ्लोरीन, जो है इसमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं। कहता है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? आपका जवाब हो जाता है विकल्प ए में ऑक्सीजन, विकल्प बी में ओजोन, विकल्प सी में हाइड्रोजन और विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। यदि आप जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो मैं फिर से बोलता हूँ, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो यहाँ पर 61 का विकल्प सी आपका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 62। हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आइए मैं यहाँ पर बताऊँ, 2 से 3 या 5 से 7 या 7 से 7.8 या फिर विकल्प डी 9.1 से लेकर के 9.5 तक। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच। अगला प्रश्न हो जाता है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा अम्ल है? ये यहाँ पर है Na2O, विकल्प बी में है CuO, विकल्प सी में है CaOH होल्ट वाइस और विकल्प डी में है H2SO4। अच्छा, H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अम्लराज भी बोलते हैं, अम्लों का राजा भी बोलते हैं, यानी विकल्प डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है 63 का विकल्प डी। अगला प्रश्न आइए क्वेश्चन नंबर 64 पर हम लोग पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो संश्लेषित सूचक कौन है? विकल्प ए है हल्दी, विकल्प बी है आपका लिटमस पत्र, विकल्प सी है मेथिल ऑरेंज और विकल्प डी है लाल पत्ता गोभी। तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है विकल्प नंबर सी, यानी मेथिल ऑरेंज जो है यह क्या है? संश्लेषित सूचक है। आइए अगला प्रश्न हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, यानी क्या बनाता है? विकल्प ए है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, विकल्प बी कहता है कि कार्बोलिक अम्ल बनाता है, विकल्प सी कहता है कार्बोनिक अम्ल बनाता है, विकल्प डी कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो आपका 65 का विकल्प नंबर सी कार्बोनिक अम्ल आपका सही जवाब हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड
जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाइए। कहता है कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन क्या है। ये 7 कुछ नहीं है, ऐसे डैश है। ये जो लास्ट में डैश रहता है ना, वही डैश के बदले 7 हो गया है, उसको टाइपिंग मिस्टेक बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या सही जवाब हो जाएगा। विकल्प ए में कहता है Cu2Fe, विकल्प बी कहता है CuFeS2, विकल्प सी कहता है CuFe2S, विकल्प डी कहता है Cu2FeS2। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। सही जवाब आपका हो जाता है विकल्प नंबर बी, यानी CuFeS2 यानी 66 का विकल्प बी। आइए अगला प्रश्न हो जाता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो आपको बता दूं यहाँ पर सोना चांदी जो होता है यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प नंबर बी, सोना। ठीक है, चलिए अगला मैं प्रश्न यहाँ पर आ जाऊं। सोना का संकेत हो जाता है आपका Ag, हम लोग बोलते हैं ना Ag बाबू सोना, वही वाला। तो आइए अगला क्या हुआ कि 68 निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आपको बताना है। विकल्प के हिसाब से Zn यानी जिंक, बी में है Ag यानी सोना, विकल्प सी में है Au यानी चांदी और विकल्प डी में है Cu यानी कॉपर। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर विकल्प सही है जिंक, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, जिंक है। अगला विकल्प हो जाता है क्वेश्चन नंबर 69, पहले देख लेते हैं। किसी अधातु के वाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, यानी किसी धातु के बाहरी कक्षा में, सॉरी अधातु, धातु नहीं अधातु, ठीक है, नन मेटल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, नन मेटल अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आप लोग को यहाँ पर एक बात जरूर पता होना चाहिए। मैं पहले विकल्प भूल देता हूँ, विकल्प भुला जाता हूँ मैं। विकल्प ए कहता है 3, 4, 5 और 6, विकल्प बी कहता है 4, 5, 6 और 7, विकल्प सी कहता है 1, 2, 3 और 4, विकल्प डी का कहना है कि 3, 4, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर जो मैं बात बोलना चाह रहा था वो मैं बोल देता हूँ। जितने भी धात्विक तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धनायन बनाता है, और जितने भी अधात्विक तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। तो ग्रहण करने वाले कौन होंगे, जिसके बाहरी कक्षा में 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, यही लोग ग्रहण करने वाला होगा। और त्याग करने वाला कौन होगा, ये वाला, यानी धातु वाला के बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और अधातु वाला में ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 69 कहता है उसके अनुसार विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाते हैं। मात्र 11 क्वेश्चन बचा हुआ, ये 70 पढ़ लेंगे तो सिर्फ 10 क्वेश्चन बचेगा। पीतल निम्नलिखित में से किसरा मिश्र धातु है। तो हम लोग इसके लिए ट्रिक पढ़ते हैं नहीं, पीताजी, पीताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, पीताजी। तो तांबा और जिंक, यानी पीतल जो है किससे होगा, तांबा और जिंक से होगा। अच्छा, तांबा का क्या होता है, Cu मतलब कॉपर, और जिंक का मतलब Zn मतलब जिंक। विकल्प ए में ही आपका सही है। मैंने विकल्प आपसे नहीं पूछा, ट्रिक सही तो आपको आंसर बता दिया। चलिए अगला हो गया 71। निम्नलिखित में कौन समावयवी है। विकल्प ए है मेथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर, विकल्प बी है एसीटोन और एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड इसको बोलते हैं, विकल्प सी है एथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर, और विकल्प डी आपका कहता है एथिल और एथाइल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, एथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि ये जो दिया हुआ है इसका आपको आईपीएसी नाम बताना है। लिखा हुआ है CH3 और सिंगल बॉन्ड के साथ O है, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ C2H5 जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल इथाइल ईथर। चलिए अगला क्या है 73 में कहता है लोहे की अभिक्रिया भाप से करने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर विकल्प ए है Fe3O4, Fe3O2, Fe3O3 और FeO। आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा बनता है। तो आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प नंबर
बी Fe3O2 ये बनता है जब लोहे की अभिक्रिया भाप से आप करवाते हैं तो Fe3O2 बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाइए। कहता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। कितना है? 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग कौन सा होगा? तो जिसकी परमाणु संख्या 16 है उसका क्या होगा? ऐसा नहीं कि वह 16 होगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, तो ऐसा इस होने के पीछे आवर्त और वर्ग निकालने के लिए आपको आना चाहिए। मैं डिटेल जिस समय करने लगूंगा, यानी थ्योरी में यदि इस चैप्टर आवर्त सारणी से रिलेटेड वर्ग और आवर्त पढ़ाने की बात आएगी तो वहाँ पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है क्वेश्चन नंबर 75 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो Zn अभिक्रिया नहीं करती है। आपको बताना है कि कौन नहीं करती है। FeCu या फिर Mg कौन अभिक्रिया नहीं करती है? तो आपका उत्तर हो जाता है विकल्प डी, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ Mg जो है वो अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम बोलते हैं, वो अभिक्रिया नहीं करती है। 76 एक मिश्र धातु में 90% कॉपर 10% टिन इस मिश्र धातु का नाम है। विकल्प ए सोल्डर, विकल्प बी ब्रॉन्ज, विकल्प सी पीतल, विकल्प डी जर्मन सिल्वर। ट्रिक देखिएगा, यहाँ पर ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है Cu यानी कॉपर और टीन का होता है Sn। टीन का संकेत क्या होता है? Sn, यानी CuSn। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे थोड़ा सा CuSn हम लोग क्या बोलेंगे? इसका ट्रिक हो जाता है कांसा कुशन। क्या बोलेंगे इसको? कांसा कुशन। ठीक है, कांसा अंग्रेजी होता है इसका ब्रॉन्ज। यहाँ पर ब्रॉन्ज जो लिखा हुआ आपको मिल रहा है ये ब्रॉन्ज, कांसा का अंग्रेजी होता है ब्रॉन्ज, तो इसका बोलेंगे कांसा कुशन। CuSn मतलब कुशन, CuSn हो गया कुशन, तो हम लोग बोलते हैं कांसा कुशन। कांसा को अंग्रेजी में ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो कांसा कुशन जब आप बोलेंगे तो कांसा का मिश्र धातु क्या हो गया? कुशन, यानी Cu मतलब कॉपर, Sn मतलब टिन। ठीक है, चलिए तो आपका विकल्प सी, आपका 76 का कोई क्या हो गया? विकल्प सी सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो विकल्प ए है हाइड्रोजन गैस बनाता है, विकल्प बी है ऑक्सीजन गैस बनाता है, विकल्प सी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस बनाता है, और विकल्प डी है ZnO बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? आपको सही जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब में हो जाता है आपका विकल्प ए, यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2-3 प्रश्न और बचा हुआ है, धैर्य पूर्वक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो सोना हमारे पास एक ऐसा धातु है जो बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं? मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं, गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को, अशुद्धि को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, और ऑब्जेक्टिव इस बार इस क्वेश्चन के बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ी चर्चा कर दूंगा आपके प्रश्न पर। प्रश्न आपको अभी बनाना नहीं है, सिर्फ प्रश्न सुन लेना है, प्रश्न को देख लेना है। इच्छा होगी तो आप प्रश्न का जो उत्तर होगा वो लिखकर आप हमें मेरे टेलीग्राम पर पोस्ट करेंगे। मैं आपका उत्तर लिखकर नहीं बल्कि पढ़कर चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने कितना अच्छा उत्तर लिखा है, इस उत्तर पर कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए अगला अंतिम ऑब्जेक्टिव यहां पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? विकल्प ए है अघात वर्धनीयता के कारण, उष्मीय चालकता के कारण, विकल्प सी तन्यता के कारण, और विकल्प डी कठोरता के कारण। तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा तन्यता के कारण। जो है धातु के गुण के, तन्यता जो गुण है इसके कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। इसको बोलते हैं डिडक्टिलिटी। चलिए अगला हम लोग आ जाते हैं बड़े प्रश्न में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं आपको कि प्रश्न 1 से लेकर के 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से
किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। 8 में से सिर्फ 4 के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 मार्क्स मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सामने कोई प्रश्न दिख रहा है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देता हूँ। पहला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? आपको लिखकर इस बात का उत्तर देना है, कम से कम 30 शब्द में। दूसरा प्रश्न कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण देना है, कि मतलब आपको ये बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। 2 उदाहरण दे देना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कहता है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या क्या अंतर है उसको बढ़िया से लिख दीजिए और उदाहरण भी दे दीजिए, कुछ ऐसा आपको आता है तो। अगला प्रश्न कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका एक किरण आरेख खींचें। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बता देना है और उसका में एक आपको किरण आरेख खींच देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? यानी विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका क्या सिद्धांत है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का आपको उपयोग बताना है। एकदम बहुत साधारण प्रश्न है, लेकिन यही है कि आपको जानना है। जितने प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यदि आप जानते हैं तो लिखकर मुझे भेजिए, नहीं जानते तो इस प्रश्न को आप याद कीजिए। आंख की समंजन क्षमता का तात्पर्य क्या है? पिछले ऑब्जेक्टिव में भी आपने देखा है समंजन क्षमता के बारे में, जिसको मैंने पढ़ाया था कि आंख की फोकस दूरी को नियंत्रित कौन करता है? उत्तर हो गया था आपका सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां, इसी प्रकार से हिंदी था उसका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? आपको बताना है कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, ठीक ना। भाप इंजन बना था ना, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, समझ जाइएगा आप। अगला चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6 अंक निर्धारित है, यानी 2 प्रश्न दिया हुआ है नीचे, दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है और एक उत्तर सही देने पर आपको मिलते हैं कुल 6 अंक। तो आइए यहाँ पर पहला आपके पास प्रश्न हो जाता है। पहला प्रश्न में हो जाता है आपका, उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक ना, कि 1/v - 1/u बराबर 1/f आपको सिद्ध करके दिखाना है उत्तल लेंस के लिए। या फिर वो नहीं जानते तो दूसरा आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, समझाएं कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल ऊर्जा के 2 लाभ भी लिखें। तो बहुत आसान प्रश्न है दूसरा वाला, नहीं? तो आप लोग क्या जानते हैं, ये समय आ गया है। जितना समय आपको मिलता है, जितना आपकी क्षमता हो, सब लगा दीजिए। अभी आपके पास समय है कुछ कर दिखाने का। आपके अंदर पूरा ऊर्जा होना चाहिए, आप में करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इतना समय है कि आप यदि अधिक समय दे करके अपना पूरा मेहनत, पूरा निष्ठा से मेहनत करके आप कर सकते हैं, करिए। अभी बहुत समय है, समय कम नहीं है। अगला आइए 2 प्रश्न हम लोग अब रसायन शास्त्र से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघु उत्तरीय, इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर सबसे पहला देख लीजिए क्या लिखा, वन आपदाओं पर आधारित किन्हीं 2 उद्योग के नाम लिखा है। वन आपदाओं नहीं, मैं गलत यहाँ पर उच्चारण बोल दिया हूँ, वन संपदाओं पर आधारित, ठीक है। किन्हीं 2 उद्योगों के नाम बताएं। दूसरा प्रश्न हो जाता है आपका, निम्नांकित में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं। तो S2S का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है और F2 का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नांकित अभिक्रियाओं में अपचयित तथा उपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान कीजिए। इसमें से कौन पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, इसका पहचान करके आपको बताना है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसको उदाहरण के सहित बताना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। अभिक्रिया के बारे में बताना है कि यहाँ एकल विस्थापन, जब किसी एक तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसको एकल विस्थापन कहते हैं। नहीं, उसको उदाहरण दे करके भी दिखा देना एक तो। अगला प्रश्न है चिप की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। आप जो खाते हैं ना चिप्स, क्या है, लेज वगैरह, क्या क्या नाम है, खाते हैं तो उसके थैले में देखिएगा पूरा हवा भरा हुआ रहता है। तो आपको बताना है कि चिप्स के थैले में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों भरते हैं। जो भी नाम आप बताएंगे तो आपको यह भी बताना है कि यही क्यों भरा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम और सूत्र एवं इसके उपयोग को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है निस्तापन और जारण में क्या अंतर है। एक अंतर दे करके आपको यहां स्पष्ट कर देना है। और उसके बाद आपको 2 प्रश्न यहां पर दिए जा रहे हैं। दोनों प्रश्न के लिए दोनों में से एक के उत्तर देने हैं और आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। पहला प्रश्न हो जाता है जस्ता के मुख्य अस्त के नाम लिखें। जस्ता के उपयोग, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, जस्ता का उपयोग, फिर से जस्ता का उनके अयस्क से निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। ज्यादा देर से पढ़ने पर कुछ कुछ शब्द मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा आप लोग इस बार माइनर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। इस अभिक्रिया का एक व्यापारिक उपयोग बताएं। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है और इस अभिक्रिया का एक व्यापारिक उपयोग बताएंगे कि इसका व्यापारिक उपयोग क्या है। 2 सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, देख लिया है क्वेश्चन को। आइए तीसरा और अंतिम पेपर यहाँ पर है जीव विज्ञान का है। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले वही बात है कि 21 से लेकर 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 प्रश्न दिए हुए हैं और आपको क्या है, आपको चारों को उत्तर देना है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहला प्रश्न है प्रकाशानुवर्तन क्या है, यानी व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म। इसका आपको एकदम 30 शब्द में छोटा सा उत्तर देना है। 22 नंबर है पोषण की परिभाषा दें। एकदम सिंपल प्रश्न है, एकदम साधारण प्रश्न। नहीं जानते हैं तो बस 10 मिनट लगेगा एक एक प्रश्न याद करने में। मुझे लगता है कि 1 घंटा में जितने लघु उत्तरीय प्रश्न है आप उसको याद कर सकते हैं, बहुत साधारण है। चलिए, आपकी इच्छा शक्ति कितना है ये ध्यान रखेगा। कोई भी क्वेश्चन को याद रखने में एक ही बात मायने रखेगा कि आपकी याद करने की इच्छा कितनी है। यदि आपकी याद करने की इच्छा प्रबल होगी तो क्वेश्चन तुरंत याद होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए। गुणों का संचरण एक से दूसरी पीढ़ी में कैसे होता है, यानी जो आप गुणों का संचरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई गुण चला जाता है तो ये कैसे होता है आपको बताना है। बहुत सुंदर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 रक्त प्लेटलेट्स की रक्त जमने की क्या भूमिका है। आप पढ़े होंगे 3 कण होते हैं रक्त में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आपको यहाँ पर प्लेटलेट्स के बारे में पूछा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं। नहीं, जेनेटिक गुण। यहाँ पर देखिए गुण का संचरण पूछ दिया और यहाँ पर पूछा कि जेनेटिक गुण क्या होता है, अनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं। दोनों मिलता जुलता प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। तो पारितंत्र में अपवार्जकों की क्या भूमिका होती है इसके बारे में आपको बताना है। इकोसिस्टम से रिलेटेड यहाँ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है। ओजोन परत है ना, एक परत हम लोग पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, ये परत पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। तो इसमें ओजोन परत जो है वो उसका क्षय हो रहा है, तो क्षय होने का क्या कारण है आपको कारण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। मूत्र में उसके अवयव कौन कौन से मूत्र में क्या क्या पाया जाता है और उसकी प्रतिशत मात्रा क्या, ये आपको बताना है। अब आइए 2 और प्रश्न लिखना है। वो दोनों प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय है। दोनों में से एक प्रश्न के उत्तर देना है। एक प्रश्न के लिए उत्तर मिलेगा आपको 5 नंबर का। आपको जवाब देना है कि लाल रक्त कोशिका तथा श्वेत रक्त कोशिका में अंतर। अभी आपने पीछे दिया हुआ था पट्टिकानु प्लेटलेट्स के बारे में। अब यहाँ पर रक्त का 2 और कण मैंने जो पीछे बोला दोनों के बारे में यहाँ बताना है कि दोनों का अंतर बताइए। और अगला अंतिम 30 नंबर प्रश्न है उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर क्या है, यह कैसे संपन्न होता है। यानी टिश्यू कल्चर क्या है और यह कैसे संपन्न होता है,
ये प्रश्न लिखना है। इस दोनों में से कोई एक प्रश्न लिखिए और 5 नंबर लेकर जाइए। जितने प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए सबके सब आपके 2022 में मैट्रिक परीक्षा जो होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जानते हैं तो खुशी की बात है, आप दोबारा इसको रिवाइज करते रहिए, और नहीं जानते हैं तो इसका उत्तर खोजिए, लिखिए, याद कीजिए। आप मन से पढ़ाई कीजिए, लगे रहिए परीक्षा के प्रति, आपका एग्जाम निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। मैं और भी विषय के नोट्स लेकर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, गेस क्वेश्चन लेकर के, मॉडल बना करके आपके बीच उपस्थित होऊंगा। बने रहिए मैथ्स मंत्रा के साथ। धन्यवाद।